गुड मॉर्निंग। आज हम व्याकरण में विराम चिन्ह क्या है वो समझेंगे। तो पहले तो विराम चिन्ह का मतलब क्या है। तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। वाक्यों के बीच में या उसके अंत में हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो कि कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा हो, तो हम बोलते समय थोड़ी थोड़ी बार रुकते हैं, बीच में रुकते हैं, फिर लास्ट में रुकते हैं, हम रुकते हैं, फिर हमारा कुछ ऐसा भाव प्रकट करते हैं। तो हमें रुकना तो पड़ेगा ही, डायरेक्ट एक साथ नहीं बोल सकते, तो वो भाषा कहलाएगी नहीं। तो इस रुकावट का संकेत देने वाले, इस रुकावट के बाद हम कुछ चिन्ह रखते हैं, तो उस चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह में है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जिसको कहते हैं फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। तो पूर्ण विराम की निशानी हिंदी में है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हिंदी में पूर्ण विराम, ये डंडी को पूर्ण विराम कहते हैं। ओके, आ गया समझ में? ऐसी लाइन हम हिंदी लिखने के बाद ऐसी स्टैंडिंग लाइन करेंगे, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। नेक्स्ट पेज। दूसरा है अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। अल्प विराम वाक्य में थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर बोलने का संकेत देता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए, रोको मत, जाने दो। तो अल्प विराम का उपयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत हमें देता है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे राम, सीता, मोहन घर गए, रोको मत, जाने दो। हम थोड़ा रुक के रोको मत, जाने दो। ओके, तो अल्प विराम का इसलिए उपयोग किया जाता है कि हमें पूरा वाक्य समझ में आ जाए, वरना वाक्य का अनर्थ हो जाएगा। देखो, मैं रोको मत, जाने दो, वहां मैं ऐसे बोलूं रोको, वहां कोमा करूं, मत जाने दो, तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। रोको तो उसको रोक लो, जाने मत दो। मगर रोको मत, इसका मीनिंग भी अलग है। रोको मत, मत के बाद हमने कोमा लगाया तो उसको रोको मत, उसको जाने दो। मगर रोको के बाद हम कोमा लगाएंगे तो उसको रोक लो, जाने मत दो, है ना। तो कोमा, तो विराम चिन्ह से हमें वाक्य में प्रॉपर समझ आ जाएगा, हमें क्या कहना चाहते हैं वो विराम चिन्ह से समझ में आ जाएगा। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क जो होता है ना। तो किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो कोई व्यक्ति से कोई हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग हमें किसी से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो क्वेश्चन मार्क से हमें पता चले कि हमें उसके पास से कुछ माहिती चाहिए, किसी व्यक्ति से हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो विराम चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का उपयोग कहाँ किया जाता है?
आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। हमें जब आश्चर्य होता है, हमें नफरत होती है, एकदम खुशी होती है, दुख होता है, तब हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। जैसे अरे बाप रे, वाह, शाबाश, आह, तो वाह आपने तो कमाल कर दिया खुशी के लिए। अरे क्या हो गया, दुख के लिए, है ना। तो आश्चर्य चिन्ह का, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, नफरत प्रकट करने के लिए, सुख प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए जो भी चिन्ह का उपयोग होता है उसे हम विस्मयादि बोधक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है योजक, हाइफन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। अभी आप 6 में से समास भी सीखोगे, तो समास को जोड़ने, समास है वो भी आपको आएंगे आगे। तो समासिक शब्द है उसे जोड़ने के लिए, जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, उसके बीच में जो छोटा सा डेस करते हैं उसको योजक चिन्ह कहते हैं। सबके जीवन में सुख दुख आते ही है, तो सुख और दुख के बीच जो हमने छोटा सा बीच में डेस किया है वो योजक चिन्ह है। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। माता पिता, उसके बीच में जो चिन्ह है वो योजक चिन्ह है। नेक्स्ट है निर्देशक। निर्देशक यानी डैश, थोड़ा बड़ा डैश, योजक में छोटा डैश होगा। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। तो हम संवाद करते हैं ना, निर्देशक जी का जो डायलॉग बोलते हैं ना, कि जैसे डायलॉग है कि गौराम, फिर डैश करते हैं, फिर जो वाक्य बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ, तो फिर प्रथम फिर डैश करके बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो। ऐसे जो एकांकी वाले चैप्टर होंगे, हमें ऐसा पढ़ने में भी एक पाठ आएगा जिसमें डायलॉग बोलते हैं, नाटक करते हैं ना, नाटक, उसमें ये निर्देशक चिन्ह का जो व्यक्ति होती है उसके नाम के पीछे, नाम के बाद ये चिन्ह लगाया जाता है, जिससे हमें बात को स्पष्ट पता चले। जैसे मोहन ने अपने मित्रों, फिर निर्देशक चिन्ह लगाना है, राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। ग्राहक, फिर डैश करना है, ग्राहक ने क्या कहा, तो हमें क्या बात स्पष्ट करनी है, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। दुकानदार, डैश करना है, यह 25 रुपये की है। तो दुकानदार जो निर्देशक चिन्ह है उसको हम कैसे बोलेंगे, दुकानदार ने कहा यह 25 रुपये की है। ग्राहक ने कहा इस पुस्तक का क्या मूल्य है। तो निर्देशन चिन्ह का प्रयोग बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। अभी नेक्स्ट है कोष्टक, ब्रैकेट, जो आप मैथ्स में भी यूज करते हो ना, ब्रैकेट। तो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। कोई भी शब्द हो उसका अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्टक यानी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्ययन, तो उसका मीनिंग है पढ़ना, हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो शब्द के अर्थ, अध्ययन तो किसी को समझ में नहीं, अध्ययन का मतलब क्या, तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं पढ़ना। विरुद्धार्थी, तो विरुद्धार्थी का किसी को समझ में ना आए तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं विलोम। तो किसी अर्थ को जो हाई लैंग्वेज हो और उसका 2 मीनिंग होता हो, तो उसका समझ के लिए जो ब्रैकेट में उसका ही दूसरा मीनिंग लिखा जाता है, वो इसके लिए विराम चिन्ह में कोष्टक यानी ब्रैकेट का उपयोग हम करते हैं। फिर है अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा, अवतरण चिन्ह, तो के इखरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। इखरे यानी एक ज अवतरण चिन्ह होय, डबल ए होय
और एक हो तो एक भी होता है और डबल भी होता है। तो इखरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग तो के पुस्तक का शीर्षक को बताने के लिए, जैसे समझदार नन्ही, तो वो जो पाठ का नाम है वो इखतरे यानी एक ही अवतरण चिन्ह में। पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला, तो उसका दूसरा नाम बताने के लिए इखरा अवतरण चिन्ह, तो जिसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। तो इखरा अवतरण चिन्ह है वो रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को बताने के लिए हम करते हैं। अभी दोहरा यानी दो अवतरण चिन्ह करते हैं। तो दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है? तो कि किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में, जो सेंटेंस जो जैसा है वैसा, जो कहावत है, जो किसी ने जो बातें बोली है, जैसे स्वामी विवेकानंद का कोई सुवाक्य हो जो हमेशा वही का वही है, तो उसको दिखाने के लिए हम दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, वो गांधी जी ने कहा हुआ वाक्य है जो मूल रूप में है, उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। कहावत है, मुहावरे है जो होते हैं, किसी बड़े व्यक्तियों ने कहे हुए वाक्य होते हैं, उसमें हम दोहरा यानी दो अवतरण चिन्ह लगाएंगे। शास्त्री जी ने नारा दिया, किसी नारा है, जय जवान जय किसान, तो ऐसा नारा हो जिसको किसी बड़े व्यक्ति ने दिया हो, जिसमें हम जो मूल स्वरूप में हमें रखना है, उसके लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने विराम चिन्ह की जानकारी प्राप्त की।